तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है, या फिर आप ये कह सकते हैं एमपीएसबी एपटेक की सभी भर्तियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम कवर करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को, जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पर्यावरण ही आएगा? क्योंकि आपके सिलेबस में पर्यावरण दो जगह दिया गया है, एक तो साइंस में पर्यावरण दिया है और दूसरा आपका सामाजिक विज्ञान में भी पर्यावरण दिया है, ठीक है ना। और आप लगातार देख रहे हैं एमपी फॉरेस्ट का एग्जाम अभी आपने देखा है, जेल पहरी का एग्जाम देखा है अभी आपने, वहां पर आप देख रहे हैं साइंस में सबसे ज़्यादा अगर कुछ पूछा है तो वो आपका पर्यावरण ही पूछा गया है मेरे भाई। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी आपके इस एग्जाम में भी भर भर के आने वाले हैं कि यानी सबसे ज्यादा जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो सब्जेक्ट कोई और नहीं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी ही रहने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो आज हम इसी चैप्टर को बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। देखो वैसे इसके ऊपर हम 150 एमसीक्यू आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन हमने कहा भाई इसमें कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न भी आते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो आज पर्यावरण की इस वीडियो में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। पहली बात, जैविक एवं अजैविक घटक पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके एमपी फॉरेस्ट में हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछा गया है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र एवं इसके प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद पर्यावरण आखिर है क्या वो पढ़ेंगे, और अनुकूलन एडेप्शन क्या होता है उसको भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़िया से आराम से एकदम दिमाग लगाकर बैठ जाना। इसी तरह से सुंदर सुंदर 3D डायग्राम के द्वारा आपको हम पढ़ाने वाले हैं। इस तरह के चित्र और डायग्राम आपको अन्य किसी भी चैनल पर नहीं देखने को मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो भी ये समझ लेना कि शुक्ला सर की इन्होंने कॉपी कर ली है। ठीक है, चलिए साथ साथ में आपको बता दें कि एमपी अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको अब मात्र 149 रुपए में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अभी आपने देखा है फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम, जेल पहरी के एग्जाम में हमारे इन सुपर सिलेक्शन नोट्स जो हमने जेल पहरी फॉरेस्ट गार्ड के लिए बनाए थे, वहां से डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में हूबहू देखने को मिले हैं। ठीक है, टॉप 500 की जो पीडीएफ थी, जितनी भी मैराथन्स करा रखी थी, आपको स्क्रीनशॉट भी हमने दिखाए हैं कि बहुत सारे लोगों ने लगातार कमेंट किए हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं हमारे वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, जो एनालिसिस वाला है, कि कितने सारे लोगों का सर आपके प्रश्न बिल्कुल डिटेल हूबहू जो है उसमें छपे हुए मिले एग्जाम में। तो अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के सबसे सस्ते और सबसे बेहतरीन नोट्स शुक्ला सर के सुपर नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं मात्र 149 रुपए में। और बहुत सारा मटेरियल आपको मिलने वाला है, जिससे कि आप बचे हुए 5-6 दिनों में इतनी बेहतरीन तैयारी कर सके। जितने नंबर अभी आपके आ रहे हैं उससे कम से कम आप 15 से 20 नंबर और लेकर के आ सकें। ठीक है, तो 149 रुपए में आपको मिलने क्या क्या वाला है वो देख लीजिए। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको मिल जाएंगे कम से कम 9 से 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो आपको हूबहू एग्जाम वाली फीलिंग यहाँ पर दिलाएंगे। उसके बाद में हर एक टॉपिक के लिए हमने जो है 150 और 100 प्रश्नों की मैराथन्स कराई हैं। लगभग 1000 प्लस प्रश्न हम करवा चुके हैं एमसीक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन, वो भी आपको इसी के साथ मिलने वाले हैं। और एग्जाम तक आपके पास में कम से कम 12 से 15 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे और लगभग 2500 के आसपास एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो आपकी एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। कैसे प्राप्त करेंगे? तो कोई भी ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसी का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 149 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू, प्रैक्टिस सेट, ये सब कुछ आपको सेंड कर दी जाएंगे। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी, जिस पर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहीं पर आपको आगे के सारे पीडीएफ मिलने वाले हैं, सारे एमसीक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई। तो अगर इस एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो शुक्ला सर के सुपर सिलेक्शन नोट्स जरूर ले लीजिए। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचते रहें, सारी क्लासेस आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, पहली बात यहाँ पर बनती है सर पर्यावरण आखिर कहते किसको है, एनवायरनमेंट पर्यावरण किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो यही आती है। ठीक है, तो पर्यावरण का अर्थ क्या है? पर यानी कि चारों ओर, और आवरण, चारों ओर से जिस आवरण ने हमको घेर रखा है हम उसी को पर्यावरण कहते हैं। इसमें गैसेस भी होती हैं, इसमें प्रदूषण भी आपको मिल जाएगा, इसमें हवा, पेड़, पक्षी, पौधे सब कुछ होते हैं। तो जिन लोगों ने चारों तरफ से हमको घेर रखा है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है,
तो वह क्षेत्र जो किसी जीवधारी के चारों ओर विस्तृत है उसे हम पर्यावरण कहेंगे। अंग्रेजी शब्द एनवायरनमेंट की उत्पत्ति आपसे पूछ लेते हैं कि एनवायरनमेंट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो फ्रेंच भाषा का एक शब्द है एनवायरनर। एनवायरनर जो है वहीं से एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो प्रश्न बन सकता है भाई, बेसिक प्रश्न ये बन सकता है भाई, एनवायरनमेंट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो फ्रेंच भाषा का ये शब्द है और एनवायरनर नामक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब चलिए जैविक और अजैविक घटक पर्यावरण की संरचना के अंतर्गत हम देख लेते हैं, बाकी आगे इनको डिटेल में भी कवर करने वाले हैं, परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए जैविक घटक की बात करें, कौन कौन जैविक आ जाएगा, तो जिनमें जीव होते हैं यानी जिसमें भी सांस ले रही है जो चीज, उसे हम जैविक घटक कहते हैं। जैसे वनस्पति, वनस्पति स्वपोषित होती हैं। कोई अगर अपना खाना खुद बना रहा है इसका मतलब उसमें जीव है भाई, पेड़ पौधों में जीव है तभी तो खाना बना रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा जैविक घटक के अंतर्गत। दूसरी बात, जीव यानी जीव जंतु, जैसे हम लोग हैं, हम सांस ले रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो हम भी जीव के अंदर आएंगे यानी कि हम जैविक घटक के अंदर आएंगे। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो चीजों को अपघटित कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, वो सूक्ष्म जीव भी कैसे आएंगे, जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। दूसरा पार्ट होता है अजैविक घटक। अजैविक घटक में कौन कौन आ जाएगा, स्थल मंडल आ जाएगा, वायुमंडल आ जाएगा, जलमंडल आ जाएगा और ऊर्जा आ जाएगी। इनमें जीवन नहीं होता है मेरे भाई, है ना, इनको आप टच नहीं कर सकते हैं, इनको आप देख नहीं सकते हैं, है ना, ये सांस नहीं लेते हैं, इसलिए ये अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा ना, डायग्राम वगैरह अच्छा लग रहा है ना। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हम जैविक और अजैविक घटक को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से इस टॉपिक से फॉरेस्ट गार्ड जेल पैरी के हर एग्जाम में दो प्रश्न मिला है, कम से कम 2 प्रश्न तो मिला ही मिला है। चलिए अगर हम जैविक घटक की बात करते हैं तो सबसे पहले वनस्पति को क्लियर कर लेते हैं। जैविक घटक में वनस्पति क्या है, तो वनस्पति पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके अपने लिए ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और इसे संचित रखते हैं। इस तरह से ये जो हरे पेड़ पौधे हैं ये अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पर आप देखिए अच्छे से समझिए होता क्या है। जैसे कि ये कोई हरा पेड़ पौधा है, ठीक है, ये सूरज है, सूरज से प्रकाश आ रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन का निर्माण कर ले रहे हैं पौधे। और भोजन के निर्माण करते वक्त ये करते क्या है, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमको क्या देते हैं, हमको ये ऑक्सीजन की उत्पत्ति करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन O2 हमको देते हैं। हमसे CO2 ले लेते हैं और हमको O2 देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इसे हम जीवनदायिनी जो है अपना जीवनदायिनी सांस लेने वाली गैस भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, और ये अपना खाना जो है वो ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। फिर उन्हीं का जो है खाना ये जड़ों के माध्यम से और अपने तनों के माध्यम से ये पूरा पेड़ में पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा ये पौधे अपना खाना ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं और इसे संचित रखते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट का ही निर्माण कर लेते हैं, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं। आप कहते नहीं बहुत सारे ऐसे हरे पौधे होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट पाया कहाँ से जाता है, वो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट इसी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वो बना करके अपने अंदर ही संचित कर लेते हैं, जिनका उपयोग वो खाने के रूप में करते हैं। पौधों में उपस्थित संचित खाद्य पदार्थ जैव मंडल में खाद्य श्रृंखला में स्थानांतरित होती रहती है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम हरे पौधों को स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं हरे पौधों को। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर जीव आते हैं। जीवों के बारे में भी आपको बताया है। तो जीव क्या होते हैं, तो जीव स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के। जैसे हम लोग हैं भाई, हम अपना खाना खुद भी बना लेते हैं और हम अपने खाने के लिए पेड़ पौधों पर भी डिपेंड है और जीव जंतुओं पर भी डिपेंड है, बाकी जानवरों पर भी डिपेंड है। भाई कोई मांसाहारी लोग भी होते हैं, वो दूसरों पर ही जो है खाना खाते हैं। तो हम स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। ठीक है, अधिकांश जीव जो होते हैं वो परपोषित होते हैं, क्योंकि वे अपने भोजन के लिए पर्यावरण घटकों पर निर्भर करते हैं। भाई हम जो हैं हम पर्यावरण घटकों पर भी निर्भर करेंगे। भाई हमें सब्जी बनाना है तो पालक हमें चाहिए ही चाहिए, पालक चाहिए, तो यानी कि हम जो है पेड़ पौधों पर डिपेंड कर रहे हैं। तो अधिकांश जो जीव होते हैं वो पेड़ पौधों यानी कि पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया, जो ब्लू ग्रीन एल्गाई होता है ना, आप देखोगे कि बड़े बड़े तालाबों में जब काफ़ी टाइम तक बारिश नहीं होती है, जो पानी पहले से इकट्ठा रहता है उसके ऊपर काई जम जाती है। तो वो जो काई होती है ना, वो भी जीव के अंतर्गत आती है और वो अपना खाना स्वयं बना लेती है। ठीक है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार से स्वपोषी जीव हो जाएगा। ठीक है, अगला, जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, एक तो मृतजीवी है, दूसरा परजीवी है और तीसरा है प्राणी समभोजी। अब प्राणी समभोजी मृतजीवी ये होते क्या है, आइए देख लेते हैं कौन कौन से मृतजीवी होंगे। तो मृतजीवी के अंतर्गत जैसे जीवाणु और कवक। मृतजीवी का अर्थ है कि जो मरी हुई चीजों को, सड़ी गली चीजों को खाते हैं, उनको हम मृतजीवी कहते हैं, यानी कि मरी हुई चीजों पर वो डिपेंड करते हैं। परजीवी कौन होता है, परजीवी जो दूसरों पर खाने के लिए डिपेंड है, जैसे कि जूं, आपके बालों में जूं हो जाती है, वो जूं
आपके ब्लड पर ही डिपेंड है, आपसे ही भोजन लेकर के वो जीवित रहेगी। फीताकृमि हो गए, जोंक हो गए, ये खून चूसते हैं, ठीक है, तो ये परजीवी हो गए। प्राणी समभोजी कौन हो जाते हैं? तो प्राणी समभोजी की बात करेंगे तो मानव हो गया, कुत्ता हो गया, भालू हो गया, शेर हो गया, ये सारे प्राणी समभोजी होते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं और दूसरे जंतुओं को भी खा लेते हैं, बकरी को भी खा लिया, बकरा को खा लिया, तो ये प्राणी समभोजी के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि ओमनीवोरस होते हैं, शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। तो समझ गए, 3 प्रकार से हमने जीवों को बांट दिया है और मृतजीवी, परजीवी, प्राणी समभोजी कौन कौन होते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर आते हैं सूक्ष्म जीव। अब ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं वो देखिए, इन्हें हम अपघटक भी कहते हैं। अगर ये नहीं होंगे, ये हमारे पर्यावरण के कौन हैं, सफाई कर्मी हैं मेरे भाई। अगर ये नहीं होंगे ना तो चारों तरफ कचरा कचरा फैल जाएगा। कचरा फैल गया तो मान लीजिए कि बीमारी तो फिर घर बना लेती है। ठीक है, तो जिन्हें अपघटक कहते हैं, पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक यौगिक का अपघटन करते हैं, उन्हें सरल अणुओं में विघटित करके अन्य जीव जंतुओं के लिए सरल करते हैं। ठीक है, इसमें जीवाणु और कवक आते हैं। जीवाणु क्या करते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, कोई भी चीज मान लीजिए मर गई है तो बैक्टीरिया उसको खत्म करने का काम करेंगे, उसके शरीर को छोटे छोटे पार्ट में, कोशिकाओं को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे, फिर उनको जो है मिट्टी के द्वारा उसको कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि जो चीज मर गई थी, मान लीजिए कोई कुत्ता है, कोई कुत्ता मर गया, उसको लोगों ने फेंक दिया, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो कुत्ता वहां से समाप्त हो चुका होगा, उसकी हड्डी वड्डी बची होगी, है ना। तो वो समाप्त कौन करता है मेरे भाई, यही जीवाणु होते हैं जो उसको समाप्त करते हैं। ये हमारे पर्यावरण के सफाई कर्मी कहलाते हैं। यही कवक होते हैं जो उसको समाप्त करने का काम करते हैं। तो जीवाणु और कवक किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आ जाएंगे। तो 3 प्रकार के हमने आपको जैविक घटक बताए थे। तीनों जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आता है वो सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना मेरे भाई। इसका भी जो PDF है वो आपको ग्रुप में ही मिल जाएगा, जो लोग नोट्स लिए होंगे। चलिए अब बात करते हैं अजैविक घटक। सर अजैविक घटक क्या होते हैं? अजैविक घटक हमने कहा जिसमें जीवन नहीं है वो अजैविक है, सीधी सीधी बात है मेरे भाई। चलिए तो अजैविक घटक की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पाएगा स्थल मृदा मंडल जो होता है, यानी जो मिट्टी विट्टी जहां पर होती है। क्या इसमें कोई जीव होते हैं भाई? पत्थर में कोई जीवन है? नहीं है जीवन। मिट्टी में कोई जीवन है क्या? नहीं है जीवन। सांस ले रही क्या? नहीं ले रही है। तो मृदा स्थल मंडल का उपसंगठक है। यह भूपर पट्टी का सबसे ऊपरी स्तर होता है जो खनिज और आंशिक रूप से अपघटित पदार्थों से मिलकर बना होता है। मृदा का निर्माण पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से होता है। तो मृदा क्या होती है यहाँ पर यही बताया गया है। तो मृदा जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है, तो भूपर पट्टी के जो क्षरण से चीजें बनती हैं वो मृदा कहलाती हैं। जैसे काफी टाइम पहले आपने किसी पर्वत को देखा होगा, आज अगर 20 साल बाद जाकर देखोगे तो वो पर्वत छट छट करके इतना बड़ा रह गया होगा। क्यों? क्योंकि उसका लगातार क्षरण होता है, बारिश हो रही है, हवा आ रही है, तो धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी से जो टूट टूट और गिर रही है ना, उसी से क्या बनेगी, इस मिट्टी का निर्माण होगा। ठीक है मेरे भाई, समझ गए। वायुमंडल देखते हैं। तो वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। इसमें जीवमंडल की सभी जीवधारियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक गैसें, ऊष्मा और जल होता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये हमारा वायुमंडल है। अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो इस तरह से आपको पृथ्वी दिखाई देगी जिसके चारों तरफ बड़े बड़े बादल से दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसके कितने कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी परत होती है, ये पूरी परत देख लीजिए, यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, एब्जोफियर है, थर्मोफियर है, मेसोफियर, स्ट्रेटोफियर और ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, ये परतें होती हैं। सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर होती है, हालांकि इसको अलग से पढ़ा देंगे। वैसे टॉप 150 वाले MCQ में ये पूरी ओजोन परत वगैरह कहां कहां पाई जाती है, इसको टॉप 150 वाले MCQ में करवा चुके हैं, पर्यावरण वाले में, है ना, और आपको नोट्स भी दे चुके हैं। चलिए, तो ये आपको बता दिया। अब इसमें क्या है, अपनी पृथ्वी को चारों तरफ से गैसों के द्वारा घेरा गया है, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? 78% नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अगला है जल। जल भी आपका अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाएगा। तो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ जो है वो कौन है? जल है, जो जीवों के जीव द्रव के निर्माण में सहायक होता है। अगर जल नहीं हुआ मेरे भाई तो अपना काम चल ही नहीं पाएगा, खेला खत्म हो जाएगा। यह मृदा में उपस्थित घुलनशील तत्वों को वनस्पतियों को उपलब्ध कराता है। पृथ्वी पर 71% भाग पर जल पाया जाता है, लेकिन पीने योग्य केवल 2% ही जल है, बाकी सब समुद्री जल है। अब आरओ की मदद से जो है समुद्री जल को, जो खारा पानी है, उसको भी शुद्ध किया जा रहा है, लेकिन पृथ्वी पर कितना, 71% जल पाया जाता है। और ये जल आवश्यक क्यों है? क्योंकि यही जल जो है वही खनिज पदार्थों को पौधों तक पहुंचाता है। जल के माध्यम से ही ये खनिज पदार्थ पौधों तक पहुंचते हैं और पौधे जो है आपको बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि पौधों का विकास इसकी वजह से ही होता है। भाई जिब्रेलिन जो है वो जिब्रेलिन ही तो पौधों के विकास के लिए जिम्मेदार है, और ये जिब्रेलिन इस मिट्टी में पाया जाता है। तो जल और मिट्टी के संयोग से ही तो ये जिब्रेलिन इन पौधों को मिलेगा, है ना। तो ये जल क्या करता है? पौधों को बढ़ाने में भी अति
महत्वपूर्ण होता है। जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो इन जल में घुल करके पौधों तक पहुंच पाते हैं। अगला आगे है आपका ऊर्जा। ऊर्जा में क्या है, तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। यह भी आपका उसमें पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड में कि पृथ्वी के लिए सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वो सूर्य है। ठीक है, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। उस ऊर्जा को अन्य जीवों के लिए वो सुलभ बनाते हैं, है ना। तो ये अपना ऊर्जा बनाते हैं। भाई पालक का पौधा है, पालक का पौधा ऊर्जा कंज्यूम करता है, फिर उसी ऊर्जा को हम लोग पालक को खा करके प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की मदद से हरे पेड़ पौधे ऊर्जा बनाते हैं, फिर उसी ऊर्जा को जो है बाकी लोगों के लिए सुलभता से उत्पन्न कराने का कार्य कौन करते हैं, प्रबंध कौन करते हैं, यही हरे पेड़ पौधे करते हैं। तो अजैविक घटक के अंतर्गत ये 4 चीजें आ जाएंगी, स्थल मृदा मंडल, वायुमंडल, जल और ऊर्जा। ठीक है, तो जैविक घटक क्या होता है, अजैविक घटक क्या होता है, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र से, इकोसिस्टम से। यहां से भी बहुत प्रश्न आए हैं आपके उसमें फॉरेस्ट गार्ड और जेल पैरी डिप्टी जेलर के एग्जाम में। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम होता क्या है, आइए देख लेते हैं। तो देखो वह प्राकृतिक इकाई है जहां सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे अपने भौतिक पर्यावरण जैसे मिट्टी, पानी और हवा के साथ में मिल करके परस्पर क्रिया करते हैं। देखो होता क्या इकोसिस्टम, इकोसिस्टम अपने चारों तरफ जो है पूरा इकोसिस्टम ही फैला हुआ है। जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है, अब ये पेड़ जो है वो कहां से भोजन प्राप्त करेगा, आसपास से ही तो कोई चीज उठाकर भोजन प्राप्त करेगा। भाई यहां से इसको जल मिल जाएगा, यहां से इसको रोशनी मिल जाएगी, तो ये पूरा एक तरह का सिस्टम बन जा रहा है। यहां से रोशनी लिया, यहां से जल लिया, यहां से CO2 हम निकाला, ऑक्सीजन लिया और अपना खाना बना लिया। तो एक सिस्टम के तहत ये सारा कार्य हो रहा है। तो पेड़ पौधे हों चाहे वो जीव जंतु हों, मिट्टी, पानी और हवा, इन तीनों की मदद से परस्पर जो क्रिया करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक इकाई है। इसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब चलो, ये भी 2 भागों में बटा हुआ होता है, इकोसिस्टम भी 2 भागों में बटा हुआ होता है, एक जैविक घटक के लिए और एक अजैविक घटक के लिए। भाई हर किसी का सिस्टम होगा ना, भाई जीवित लोग जो है उनका सिस्टम अलग होता है, उसको जैविक घटक का इकोसिस्टम कहते हैं, और जो अजैविक पदार्थ होते हैं उनका जो है इकोसिस्टम अलग होता है, उनकी क्रिया अलग से होती है, तो उनके लिए अलग से सिस्टम बना हुआ है। चलिए पहले हम बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जैविक घटक का जो इकोसिस्टम होता है उसको देख लेते हैं, किस तरह से ये कार्य करता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के सभी जीवित भाग इसमें शामिल हो जाते हैं। मुख्य रूप से 3 भागों में इसको बांटा गया है। किसको, जैविक घटक इकोसिस्टम को। कौन कौन से 3 भाग है वो आप अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले आते हैं उत्पादक। उत्पादक में कौन कौन आ जाएगा, तो उत्पादक में सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने वाले सभी हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे जो उत्पादन करेंगे। फिर इनको कौन खाएगा, इनको खाएगा उपभोक्ता। उपभोक्ता में कौन कौन आ जाएगा, जो इनको कंज्यूम करेगा वो उपभोक्ता हो जाएगा, कंज्यूमर्स हो जाएगा। ठीक है, अपना भोजन स्वयं ना बनाकर उत्पादों पर निर्भर रहने वाले, चाहे वो आपके शाकाहारी हो, चाहे मांसाहारी हो, चाहे सर्वाहारी हो, ये पूरी तरह से इसी उत्पाद पर ही डिपेंड रहते हैं। अगर ये उत्पाद ना हो ना तो ये पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, जैसे कि ये पेड़ पौधे बना लिए हैं, पेड़ पौधों ने अपना उत्पादन कर दिया है। अब इस पेड़ पौधे को खा लेगा मान लीजिए गाय, गाय नहीं मान लीजिए बकरी, बकरी आई, बकरी ने इस पेड़ पौधे को खा लिया। ठीक है, अब उस बकरी को किसने खाया, उस बकरी को खा लिया शेर ने। ठीक है, तो बकरी जो है वो क्या थी, वो आपका मतलब जो पेड़ पौधे थे वो क्या थे, वो उत्पादक थे। इस उत्पादक को किसने खाया, बकरी ने खाया, और उस बकरी को किसने खाया, शेर ने खाया। तो इस तरह से पूरा सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, अब जैसे कि इसको और थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, तो मान लीजिए घास है, इस घास को तिल चट्टे ने खा लिया। ठीक है, ग्रॉस हॉपर ने खा लिया, तिल चट्टे ने, उस तिल चट्टे को चिड़िया ने खा लिया। ठीक है, उस चिड़िया को मान लीजिए बाज था, बाज, चिड़िया ने बाज मतलब चिड़िया को बाज ने खा लिया। इस बाज को मान लीजिए किसी और बड़े जीव ने खा लिया, उस बड़े जीव को किसी और ने खा लिया। तो ये पूरा सिस्टम चलता रहता है, यानी उत्पादक से लेकर के उपभोक्ता की ओर ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं। अच्छा, लिंडमैन का 10% वाला नियम हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें जितना भी ऊर्जा है, इसको अगर बकरी खाएगी तो बकरी के पास में केवल 10% ऊर्जा ही जाएगी। बकरी को मान लीजिए शेर ने खा लिया तो शेर में केवल 10% ऊर्जा ही जाएगी। तो हर एक स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, बाकी की 90% ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। यह प्रश्न भी हर एक प्रश्न में, हर एक शिफ्ट में, कोई शिफ्ट ऐसी नहीं है जिसमें ये लिंडमैन का नियम ना पूछा गया हो। चलो हम उपभोक्ता पर आ जाते हैं। अब वो उपभोक्ता समझ गए, जो उत्पादक का यूज करके अपना जो है पेट भरते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। अब ये उपभोक्ता मान लीजिए मर गए, इनमें से भाई गाय मर गई या हिरण मर गया, शेर मर गया, इनमें से कोई मर गया, तो अब इसको अपघटक डिकम्पोज कौन करेगा, इसको खत्म कौन करेगा भैया, नहीं तो वायुमंडल में ही रह जाएंगे, प्रदूषण फैलाएंगे। तो इनको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है, अपघटक करता है। तो मृत जीवों और कचरे को सड़ा गलाकर मिट्टी में मिलाने वाले जो सूक्ष्म जीव और कवक होते हैं उन्हें हम अपघटक कहते हैं। समझ गए, तो ये तीनों इस पूरे इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, और इस पूरे इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं, जैविक इकोसिस्टम कहते हैं, जीवित लोगों का इकोसिस्टम कहते हैं।
समझ में आ गया। चलिए अजैविक घटक की ओर चलते हैं। इनका अलग इकोसिस्टम रहता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के सभी निर्जीव और भौतिक तत्व जो जीवन को प्रभावित करते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश अगर नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की ऊष्मा यानी ऊर्जा तो उत्पन्न हो ही नहीं पाएगी। तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा घटक कौन है? सूर्य का प्रकाश है। टेम्परेचर हो गया, वायुमंडलीय दबाव हो गया, वायुमंडलीय दबाव होगा तभी तो बारिश होगी। जल हो गया, मृदा हो गई, खनिज और चट्टाने हो गए, तो ये अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे और इनका इकोसिस्टम अलग तरह से कार्य करता है। तो जैविक और अजैविक घटक का इकोसिस्टम क्या होता है, कैसे कार्य करता है, समझ में आ गया। यहां से प्रश्न बनेंगे, आप भले ही इसको हल्के में ले रहे हो, ठीक है ना। नहीं तो हम चाहते तो हम इसके ऊपर 150 प्रश्न करवा चुके हैं भाई, लेकिन फिर भी हमने ये देखा कि अगर आपके फॉरेस्ट गार्ड जेल पहरी में इसको पूछ रहे हैं तो उसमें तो सिलेबस में अलग से नहीं दिया था, साइंस में ही दिया था। इसमें तो आपके में दो जगह सिलेबस में दिया है, यानी पर्यावरण से भर भर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आज लिख करके ले लो, शुक्ला सर ने बोल दिया तो मतलब बोल दिया, उठा करके देख लेना, पेपर एनालिसिस कराएंगे जब तो आपको दिखा देंगे, ठीक है। चलिए अब पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार कितने होते हैं, यहां से भी प्रश्न बनता है। तो देखो यह आकार में बहुत छोटा, जैसे कि पानी की एक बूंद या छोटा तालाब से लेकर के बहुत विशाल हो सकता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र छोटे से लेकर के बहुत बड़े तक हो सकता है। कैसे कैसे होता है वो भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे पूरा रेगिस्तान हो गया, महासागर हो गया, जंगल हो गया, ये सारे के सारे पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आ सकते हैं, इसके प्रकार के अंतर्गत आ सकते हैं। मुख्य रूप से इनको दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब वो दो श्रेणियां कौन सी हैं? तो पहला है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, और दूसरा है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। अच्छा, जो आपका प्राकृतिक होता है वो क्या होता है? तो जो नेचर ने, जो प्रकृति ने हमको अपने आप से दिया है उसको प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, और जो हमने खुद बनाया है उसको कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र हम इसको कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। देखिए अब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में कौन कौन आ जाएगा नेचर वाले में? तो इसमें आएगा, एक तो स्थलीय प्राकृतिक तंत्र होता है और दूसरा जलीय प्राकृतिक तंत्र होता है। भाई अगर नेचर ने हमको दिया है तो दो प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र नेचुरल वाले होते हैं, एक तो पृथ्वी पर रहेगा और एक जल में रहेगा। पृथ्वी पर कौन कौन रहता है वो देख लीजिए। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत वन हो गया, घास के मैदान हो गए और मरुस्थल हो गए, ये सारे स्थल के अंतर्गत आ जाएंगे। ये मिट्टी पर रहते हैं, ठीक है। तो ये वन आपको दिख रहा है, घास के मैदान दिख रहे हैं, मरुस्थल दिख रहे हैं, तो ये क्या होंगे? ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कौन सा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है? एक तो ये तीनों ऑप्शन दिए रहेंगे, एक झील दे देंगे, तो झील स्थलीय का नहीं है, जलीय का है, ठीक है। तो इस तरह से डिवीजन करके आपको दे सकते हैं। अब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र देख लेते हैं। तो जल के अंदर कौन कौन आ जाएगा? झीलें आ जाएंगी, नदी और महासागर, ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आ जाएंगे, वाटर इकोसिस्टम के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की, जो मानवों के द्वारा खुद बनाए गए हैं। जैसे भाई खेत है, तो खेत क्या पहले तो वहां पर एकदम समतल था, भाई हमने इसमें जुताई की, फसल बोई, और आज जो ये इकोसिस्टम बन गया है, ये क्या बन गया है? ये खेत का पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है, ठीक है। तो ये मानवों के द्वारा बनाया गया है ना, तो कृत्रिम कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं। बगीचा हमने तैयार किया, ये हमने खुद तैयार किया है। ये नेचर ने तो हमको केवल जमीन दी थी, तैयार हमने खुद किया है, तो ये भी आपका आर्टिफिशियल हो जाएगा। एक्वेरियम जो मछली घर होता है, बड़े बड़े डॉक्टर के घर जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे तो आप देखोगे एक्वेरियम रखा होता है, तो ये बहुत पूछते हैं एक्वेरियम किस प्रकार का इकोसिस्टम है, तो आप बताएंगे ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। सबसे पहले हमने पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ा कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनको हमने बांट करके देख लिया। फिर पारिस्थितिकी तंत्र के ओरिजिनल प्रकार होते कितने हैं, ठीक है। तो ये तो हमने जैविक अजैविक के रूप में देख लिया, किसमें जीवन है किसमें नहीं है। अब जिसमें जीवन है उसको हमने दो पार्ट में बांट लिया है, एक तो पृथ्वी मतलब प्रकृति ने हमको दिया है, और एक हमने खुद बनाया है। तो प्रकृति ने ये सारी चीजें हमको दी हैं, इसको हमने खुद बनाया है, ठीक है। अब आगे बढ़ लें। अब पारिस्थितिकी पदानुक्रम को देख लीजिए, इसमें क्रम किस तरह से ऊपर की ओर बढ़ता है, नीचे से ऊपर की ओर। सबसे पहले होते हैं जीव, यानी कि ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं। एक जीव हुआ, एक जीव से जनसंख्या होगी, पॉपुलेशन हो गया। अब ये पॉपुलेशन मिलकर के कम्युनिटी यानी समुदाय का निर्माण कर देती है। पॉपुलेशन में क्या रहेगा? यहाँ पर बहुत सारे जीव हो गए, पक्षी भी आ गए, बाघ भी आ गया, पेड़ पौधे भी आ गए, तो ये एक प्रकार का कम्युनिटी बन गई, यानी कि एक या एक से अधिक जीव मिलकर के जहां पर एक साथ रहने लगते हैं तो वो समुदाय बन जाता है। समुदाय के बाद में अब ये पारितंत्र बन जाएगा, जहां पर समुदाय तो था ही, अब यहाँ पर जल भी आ गया, जल तंत्र भी आ गया, मछलियां भी आ गई और सूरज भी आ गया, तो ये एक प्रकार का पारितंत्र इकोसिस्टम बन गया। सब लोग मिलकर के एक ही जगह पर रहने लगे हैं, तो जैविक इकोसिस्टम बन जाएगा।
अब ये सारे इकोसिस्टम मिल करके, सारे इकोसिस्टम भाई, मरुस्थल भी मिल गया, ये वाला भी मिल गया, पर्वतीय भी मिल गया, सारे इकोसिस्टम मिल करके बायोम का निर्माण करते हैं और ये सारे बायोम मिल करके जैव मंडल का निर्माण करते हैं। फाइनली हम पहुंच जाते हैं बायोस्फीयर के पास में। आपने सुना भी होगा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जीव भी रहेंगे, उनकी जनसंख्या भी रहेगी, समुदाय भी रहेगा, केवल एक जीव नहीं बहुत सारे जीव वहां पर रहेंगे। फिर पारितंत्र बन जाएगा, सारे जीव पानी वगैरह सब कुछ एक साथ मिलकर रहेंगे और पारितंत्र से फिर बायोम बन जाता है और बायोम से फिर बायोस्फीयर बन जाता है। तो ये क्रम चलता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला, अब यहां पर सिद्धांत की बात कर लेते हैं, जो अपना लास्ट टॉपिक हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांत, अनुकूलन, जो अडेप्टेशन होता है, ये अडेप्टेशन किस तरह से कार्य करता है। भाई अब देखो, जहां पर आप रह रहे हैं, अब जैसे जम्मू कश्मीर वाले जम्मू कश्मीर में ऊपर रह रहे हैं ना, तो वो उसी हिसाब से अपना जो है पहनावा रखेंगे। आप देखेंगे उनका पहनावा लबादा टाइप का होता है, नीचे तक पूरा पहने रहते हैं। ठीक है, तो किसी चीज के अनुकूल आप हो जाए, अडेप्टेशन कर लें, उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लें, तो हम उसको पारिस्थितिकी सिद्धांत के अंतर्गत अनुकूलन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा ये अनुकूलन वाला सिद्धांत ही पूछा जाता है, तो इसको ही हमने कवर कर लिया। बाकी सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, फिर वो सिद्धांत पढ़ करके हमको पीएचडी तो करनी नहीं है, हमें तो अस्पताल सहायक बनना है हर हाल में, तो वो अपना काम करना है। ठीक है, अब देखो, वातावरण में बदलाव होगा, जीवों में परिवर्तन होगा, जीवित रहने की क्षमता बढ़ेगी। भाई कोरोना का टाइम जब आया था तो क्या हो रहा था, कोविड से जो लोग भी परेशान थे उनमें कोविड के ही जीवाणुओं को डाला जा रहा था, कोविड के वायरस को उनके अंदर डाला जा रहा था, फिर अपना शरीर जो है उस वायरस के खिलाफ लड़ने की क्षमता पैदा कर रहा था। इस तरह से हम कोविड से लड़ रहे थे। ठीक है, तो वही पूरी सिस्टम जो है वो यहाँ पर होने वाला है। सबसे पहले आएगा संरचनात्मक अनुकूलन के सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले संरचनात्मक आता है। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें दो कैक्टस और एलन का नियम। कैक्टस को आप देखते हैं कि कैक्टस जो है वो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, और कैक्टस के जो कांटे होते हैं ना, कांटों में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जो कैक्टस के पत्ते होते हैं, पत्ते वो कांटों में बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं, उसका रीजन है भाई, वहां पर कहीं पानी तो मिल नहीं रहा है, तो जो पत्ते होते हैं वो अपने नुकीले ऐसे बन जाते हैं। नुकीले बनने से क्या हो रहा है कि जो हवा बह रही है ना, हवा, इस हवा में जो नमी होगी वो इन कांटों की मदद से उस पदार्थ तक पहुंच जाएगी, उस पेड़ तक पहुंच जाएगी, उस पौधे तक पहुंच जाएगी, इसलिए पत्ते नुकीले होते चले जाते हैं हवा से जो है नमी को ग्रहण करने के लिए। तो कैक्टस के पत्तों का कांटों में परिवर्तन जो है वो अनुकूलन के सिद्धांत के द्वारा ही होता है। एलन का नियम क्या कहता है, तो ठंडे क्षेत्रों में जीवों के कान देखेंगे आप, तो जीवों के कान जो हैं वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, जिससे कि उनके अंदर ठंडी ना जा सके। भाई बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि यार कान ढांक लो, कान से सबसे ज्यादा ठंडी जाती है ना। तो आप देखेंगे कि उनके बड़े बड़े रोए होते हैं, है ना। जो हिमालयन भालू होता है उसके बहुत बड़े बड़े रोए होते हैं, हिमालयन बाघ होते हैं, हिमालयन कुत्ता को देख लो ना, हिमालयन जो कुत्ता होता है उसके बड़े बड़े क्या होते हैं, बाल होते हैं। वो बाल प्रकृति ने उनको दिए हैं, अनुकूल, उसके अनुकूल हो गया है, वो उन बालों को धारण क्यों कर रहा है, जिससे कि खुद को ठंडी से बचा सके। ठीक है, तो ये आपका संरचनात्मक हो गया कि संरचना में परिवर्तन कर लेते हैं वो। फिर आता है शारीरिक यानी कि फिजिकल। फिर तो फिजियोलॉजिकल जो है ये परिवर्तन कैसे होता है, तो ऊंचाई के साथ साथ आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती जाती है। एक कहानी आपको बताते हैं। एक ओलंपियन था, यानी कि साइकिल रेसर था। उस साइकिल रेसर ने क्या किया कि एक पहाड़ पर गया, उस पहाड़ पर उसने अपना जो है साइकिल चलाई, खूब साइकिल चलाई, क्योंकि ऊंचाई पर था, तो उसके रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ गई। ठीक है, आरबीसी की संख्या बढ़ी, इसी ब्लड को निकाल करके उसने बोतल में रख लिया। ठीक है, वहां से ब्लड निकाला, बोतल में रख लिया, नीचे उतर के आ गया। अगले दिन जब वो साइकिलिंग करने के लिए ओलंपिक खेलने गया, तो उससे पहले उसने उसी ब्लड को चढ़ा लिया। अब बताइए, अब उसमें आरबीसी की संख्या ज्यादा है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इसको पावर ज्यादा मिलेगी, और ऊपर जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, नीचे तो उतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है नहीं, तो इसको क्या है, एक्स्ट्रा पावर मिल गई नीचे। तो फिर उसने जो है ओलंपिक गोल्ड मेडल वहां पर जीता था। बाद में जो है जब ये बात पता चली तो गोल्ड मेडल उसका ले लिया गया था। तो ऊंचाई के साथ साथ में आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती चली जाती है। उसका रीजन क्या है, तो ये शारीरिक रीजन होता है, क्योंकि ऊपर हम जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर से हवा को खींचते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, तो आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती चली जाती है। ठीक है, अगला व्यवहार में परिवर्तन देखो, तो व्यवहार में आप देखो, जो हिमालयी भालू होते हैं ना, वो हमेशा सोते रहते हैं, शीत निद्रा में रहते हैं। क्यों, वहां पर ठंडी रहती है, तो भैया आराम से सोते रहते हैं। भाई गर्मी लगेगी तुम सो पाओगे क्या, नहीं सो पाओगे, ठीक है ना। लेकिन अगर ठंडी लगेगी तुमको आलस आएगा बाहर जाने में, और सो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये शीत निद्रा में होते हैं। व्यवहार बिहेवियर में परिवर्तन हो जाता है, ये एडेप्टेशन अनुकूलन के नियम के अनुसार ही होता है। दूसरा, ग्रीष्म निष्क्रियता। अगर मछलियों की बात करोगे तो मछलियां गर्मी के महीने में निष्क्रिय हो जाती हैं, यानी कोई काम नहीं करती हैं, वो भी इसी
इसी तरह से घूमती फिरती रहती हैं, तो ये भी अनुकूलन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो सारी बातें समझ में आ गई। अनुकूलन सिद्धांत क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ये सब हमने आपको बता दिया। जैविक अजैविक घटक क्या होते हैं, पूरा हमने आपको समझा दिया। आगे आपको इसी में से प्रश्न देखने को मिल जाएगा अपने एग्जाम में। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो तो प्रश्न कितने भी घुमा करके आपसे पूछ लिए जाएं, आप उनको आराम से क्लियर कर जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट आपका हमने यहां पर क्लियर करवा दिया है और 150 एमसीक्यू हमने आपको ऑलरेडी ग्रुप में दे रखे हैं। जिन लोगों ने नोट्स ले रखा है तो वहां पर जाकर के आपको 150 एमसीक्यू भी आराम से देख लेना और यहां से अपना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। और अगर नोट्स लेना हो तो ये आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर 149 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे ही सेंड करेंगे तुरंत आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी नोट्स की क्वालिटी कैसी है वो आज सुबह वाली वीडियो में देख लेना, एनालिसिस वाली वीडियो में भी। और आज सुबह हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 डाला है हॉस्पिटल असिस्टेंट का फुल मॉक टेस्ट 100 प्रश्नों वाला, तो वो भी लगाकर देख लेना। उसके भी नीचे हमने आपको स्क्रीनशॉट बाकायदा लगाकर प्रूफ भी दे दिया है कि हाँ हमारे नोट्स से प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड जेल पैरी में सीधे सीधे आए थे। लोगों के 82 84 नंबर तक आए हैं माइनस मार्किंग के बाद में, ठीक है मेरे भाई। तो वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल सुबह आपका अगला प्रैक्टिस सेट आएगा, उसके बाद में टॉप 100 सीरीज टॉप 150 सीरीज मैराथन आपकी एकदम शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। और एमपी पुलिस की नवीन भर्ती के लिए बहुत जल्द ही नोट्स आपको तैयार मिल जाएंगे, अच्छे से तैयार कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।